हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जिसे केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराया है। 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू हो चुकी है। चलिए इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं, कुछ खास बातों को समझेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में एनपीएस की जगह आपको यूपीएस लेना चाहिए। क्या यूपीएस ओपीएस का विकल्प हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने यूपीएस को लेकर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भारत का राजपत्र द गेजेट ऑफ इंडिया 19 मार्च 2025 को जारी कर दिया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यूपीएस में किस तरह से इस योजनाओं को लागू किया जाएगा, किस तरह से पेंशन का कैलकुलेशन होगा, कौन इसके पात्र होंगे, किस तरह से पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, जो भी शर्तें नियम हैं सब इसमें क्लियर किए गए हैं। हम इनमें कुछ खास बिंदुओं को देखेंगे जो हमसे संबंधित है, जिससे हम यह तुरंत निर्णय ले सकें कि हमें यूपीएस में जाना चाहिए, कि एनपीएस में बने रहना चाहिए और ओपीएस की डिमांड करते रहनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो हमने गैजेट ऑफ इंडिया इसे ओपन कर लिया है। 19 मार्च 2025 की अधिसूचना है। पीएफआरडीए की तरफ से इसे जारी किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025। तो हम कुछ खास बिंदुओं को इस पर देखेंगे। पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, कई पेज है, तो हमें सब पे नहीं जाना है। संक्षिप्त नाम इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने काम की बिंदु पर आएंगे। बिंदु ये प्रयोज्यता, ये कहता है कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा, अर्थात जो 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा सरकार के कर्मचारी हैं या उसके बाद भर्ती होते हैं। 31 मार्च 2025 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के जो विवाहित पति या पत्नी हो वो भी इसमें पात्र हैं, वो भी चाहें तो लाभ ले सकते हैं अगर उनके पति या पत्नी की मृत्यु 31 मार्च 2025 से पहले हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आपको यूपीएस में शामिल होना होगा, एनपीएस की जगह यूपीएस में जाना होगा, इस विकल्प को चुनना होगा। या केंद्र सरकार अगर समयावधि बढ़ाती है तो उसके अनुसार भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक बार कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो आप दोबारा एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। बाकी इस लाइन में पूरी प्रक्रिया बताई गई, किस तरह से आपको यूपीएस में कौन सा फॉर्म जमा करना है। तो अगर हमें यूपीएस में जाना होगा तब हम इन चीज़ों को समझेंगे किसी और वीडियो में। अभी हम बात करेंगे कुछ खास बिंदुओं पे। जैसे यहाँ देखिए, ये 5 का बिंदु 4 कहता है यूपीएस अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ऑल सिटीजन मॉडल में स्वेच्छा से एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 के तहत अतिरिक्त खाता रख सकता है। तो आप एनपीएस और यूपीएस दोनों खाते संचालित कर सकते हैं। एक आपका सरकारी कर्मचारी का होगा यूपीएस और एनपीएस होगा आपका ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया मॉडल में। बाकी यहाँ पर आते हैं कितना अंशदान होगा। आपका जो अंशदान होगा आपके मासिक अंशदान होगा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और इतना ही अंशदान आपके अभिदाता द्वारा दिया जाएगा। फिर बाकी पैसे जो बात हो रही है, अभी तक 14% एनपीएस में जा रहे हैं एम्प्लॉयर का, तो यहाँ पर 10% की बात है। तो इसे बाकी पूरा किया जा रहा है पूल कॉर्पस से। यहाँ पे बात की गई है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते के अनुमानित 8.5% की दर से अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के समग्र आधार पर। तो इसमें यहाँ पे बात की गई है। बाकी पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है व्यक्तिगत कॉर्पस का निवेश। हम चाहें तो यहाँ पर अपना अंशदान कर सकते हैं और इस तरह जब अंशदान हम करेंगे तो हमें एक पेंशन निधि का चुनाव करना होगा। लाइफ साइकिल चुननी होगी। ये लाइफ साइकिल का मुझे समझ में नहीं आता है कि लाइफ साइकिल हम क्यों चुनेंगे जब हमें गारंटेड पेंशन लेनी है। और जो एनपीएस के नियम है लगभग वही नियम यहाँ पर हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर।
हाँ, पॉइंट नंबर 10 का एक बिंदु यहाँ छूट गया है कि पूल कॉर्पस का निवेश। तो पूल कॉर्पस का निवेश केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन निधियों का आवंटित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न और उसके पहलुओं के अनुसार निधियों का निवेश करेंगी। तो यहाँ पर वही है एनपीएस की तरह, जिस तरह से होता है कंट्रीब्यूशन और निवेश, उसी तरह से इसमें भी होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। बीच में हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, बाकी पढ़ने को तो एक एक लाइन पढ़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर 13 पे हम जाते हैं और यहाँ पर हम 13 का बिंदु 2 देखते हैं। बिंदु 2 कहता है यदि कोई अवदाता भले ही एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प में नामांकित हो, को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, सेवा से निष्कासित किया जाता है या वह स्वयं इस्तीफा देता है, ऐसी स्थिति में यूपीएस विकल्प लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर आप तुरंत एनपीएस में जो भी एनपीएस के तहत लाभ मिलते हैं वही लाभ मिलेंगे। आगे देखेंगे बिंदु 15 का जो दूसरा बिंदु है, जो यहाँ पे बात करता है न्यूनतम गारंटेड पेंशन भुगतान। तो यहाँ पर न्यूनतम गारंटेड पेंशन है 10,000 रुपये, बशर्ते आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। ये कह रहा है कि अगर 120 से कम हो क्यू, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू, यूपीएस लागू नहीं हुआ। 120 क्यू का मतलब है कि आपकी जो सेवा अवधि है वो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 25 साल से ज़्यादा की सेवा भी है तब भी आपका यहाँ पर 25 के हिसाब से ही गणना किया जाएगा। अगर कम आपकी सेवा होती 25 से कम और 10 से अधिक, तो वहाँ पर आनुपातिक आधार पर आपको न्यूनतम पेंशन दे होगी। बाकी वहाँ पर पेंशन का वही नियम है कि साल में जो महंगाई भत्ता लागू होता है सारे पेंशनर पर, वो यहाँ पर यूपीएस में भी मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा एकीकृत पेंशन योजना का नोटिफिकेशन, जिसे हमने शार्ट में देखा, जो हमारे काम की चीज़ें थी। बाकी विस्तार में आप जाएंगे तो किस तरह से फैमिली पेंशन कैलकुलेट होगी, किस तरह से आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी, आपकी सर्विस के आधार पर मूल वेतन और मूल वेतन के आधार पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें एनपीएस से उठा के यहाँ पे लागू की गई हैं। तो एनपीएस में अगर आप हैं उसको समझते हैं तो आप इसको लगभग उसी तरह से मानिए। बाकी एक बात ये भी थी कि यूपीएस में आपको रिटायरमेंट के समय पेंशन के अलावा कुछ पैसा भी दिया जाएगा, तो वो भी इसमें बात की गई है। उसे हमने नहीं देखा क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर यूपीएस पसंद नहीं है। मैं एनपीएस के साथ ही बना हुआ हूँ और जब भी ओपीएस आएगा तब देखेंगे। फिलहाल मैं अभी एनपीएस में ही बना रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें नहीं पसंद आती हैं और तो इसलिए मैं यूपीएस में जाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आप गारंटेड पेंशन पसंद करते हैं। पता नहीं वो कितनी गारंटी है और कितनी मिलेगी अमाउंट। मुझे देखिए पेंशन हो या पैसे का निवेश हो, हर चीज़ कैलकुलेशन पे ही अच्छा लगता है। पहले हम कैलकुलेट करें कि एनपीएस में मेरी कितनी पेंशन मिल रही है, यूपीएस में कितनी बन सकती है, तो उसके आधार पर एनपीएस में जहां आप रिटायरमेंट पे 60% कॉर्पस विड्रॉल करके 40% पर पेंशन ले सकते हैं, यूपीएस में आपको गारंटेड पेंशन तो मिलेगी, लेकिन कोई भी पैसा आपको इस तरह से जहां आप 60% एनपीएस में विड्रॉल कर रहे थे वो आपको नहीं मिलने वाला। वो सारा पैसा गवर्नमेंट ही रखेगी। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगती हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।